परिचर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के सफर पर निकल रहे हैं जो लगभग हर रसोई में मौजूद है। साधारण नमक, हाँ, सोडियम क्लोराइड। हम देखेंगे कि ये साधारण सा दिखने वाला पदार्थ कैसे कुछ बहुत ही काम के और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले रसायनों को जन्म देता है। हमारे पास इस पड़ताल के लिए स्रोत भी है। एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान की किताब का एक अंश अध्याय 2 से। तो हमारा मिशन क्या है? हम खाने के सोडे, धोने के सोडे और हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे नामों के पीछे छिपे विज्ञान को खंगालेंगे। मतलब ये बनते कैसे हैं, इनके खास गुण क्या हैं जो इन्हें इतना उपयोगी बनाते हैं, और असल जिंदगी में ये कहाँ-कहाँ काम आते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। और ये सोचना ही काफी दिलचस्प है कि नमक, जो इतनी आम सी चीज है, वो इतने सारे अलग अलग औद्योगिक और घरेलू रसायनों का शुरुआती बिंदु है। और जैसा कि स्रोत इशारा करता है, हम ये भी समझेंगे कि जब हम कहते हैं लवण के क्रिस्टल, तो वे असल में कितने सूखे होते हैं, उसमें भी एक राज छुपा है। हाँ, वो क्रिस्टल वाली बात मुझे भी उत्सुक कर रही है। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं उस चीज से जो शायद पकौड़े बनाते वक्त या केक बेक करते वक्त इस्तेमाल होती है, खाने का सोडा। रसोई में तो अक्सर दिखता है ये। स्रोत हमें बताता है कि इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। सही कहा। और इसकी कहानी भी, जैसे आपने कहा, नमक से ही शुरू होती है। इसे बनाने की प्रक्रिया में कच्चे माल के तौर पर सोडियम क्लोराइड यानी हमारे साधारण नमक का ही इस्तेमाल होता है। पूरी रासायनिक अभिक्रिया थोड़ी विस्तार में है, पर आसान शब्दों में कहें तो नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को एक साथ मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया के अंत में हमें दो मुख्य चीज़ें मिलती हैं। एक है अमोनियम क्लोराइड और दूसरा है हमारा खाने का सोडा, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। तो देखा आपने नमक कैसे इस उपयोगी पाउडर का आधार बना। अच्छा, तो ये नमक से बनता है। और स्रोत में ये भी लिखा है कि यह एक हल्का असंक्षारक क्षारीय लवण है। असंक्षारक मतलब ये धातु वगैरह को खराब नहीं करता है ना। और क्षारीय, इसका क्या मतलब हुआ आम भाषा में? हाँ, असंक्षारक का मतलब वही है कि ये आसानी से दूसरी चीजों को, खासकर धातुओं को, खाता या गलाता नहीं है। और क्षारीय या एल्कलाइन होने का मतलब है कि ये स्वाद में थोड़ा कड़वा सा होता है, और सबसे जरूरी, ये अम्ल यानी एसिड के असर को खत्म कर सकता है, उसे न्यूट्रलाइज कर सकता है। जैसे साबुन क्षारीय होता है, वैसे ही खाने का सोडा भी है, हालांकि साबुन से काफी हल्का। इसी क्षारीय गुण की वजह से इसके कई उपयोग हैं, जिनकी बात हम अभी करेंगे। अम्ल के असर को खत्म करना, ये तो कुछ पेट की एसिडिटी वाली बात लग रही है मुझे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, उस पर आएंगे हम। लेकिन पहले एक और दिलचस्प बात देखते हैं जो रसोई से ही जुड़ी है। जब हम खाना पकाने में, मान लीजिए केक बनाने में, खाने का सोडा डालते हैं और उसे गर्म करते हैं, तो क्या होता है? स्रोत बताता है कि गर्म होने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टूट जाता है। टूट जाता है? किसमें? यह सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 नाम के एक दूसरे रसायन, पानी H2O और सबसे महत्वपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस में बदल जाता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो बेकिंग का असली हीरो है। जब ये गैस बैटर या आटे के अंदर बनती है तो ये बुलबुले बनाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिससे केक या ब्रेड फूलते हैं और उनमें वो जालीदार नरम बनावट आती है। इस गैस के बिना केक एकदम सपाट और सख्त बनेगा। अरे वाह! तो पकोड़ों का कुरकुरापन या केक का वो फूलापन, उसके पीछे यही रासायनिक क्रिया है। कमाल है। तो बेकिंग इसका एक मुख्य उपयोग हो गया। और क्या उपयोग बताए गए हैं इसके? हाँ, बेकिंग में इसका सीधा उपयोग तो है ही, लेकिन अक्सर इसे बेकिंग पाउडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब बेकिंग पाउडर सिर्फ खाने का सोडा नहीं होता, ये खाने के सोडे और एक हल्के खाने लायक अम्ल जैसे टार्टरिक एसिड का मिश्रण होता है। अच्छा, इसमें अम्ल भी मिला होता है, पर क्यों? क्योंकि जैसा हमने देखा, खाने का सोडा गर्म होने पर CO2 छोड़ता है, लेकिन बेकिंग पाउडर में अम्ल होने से जैसे ही इसे पानी या दूध जैसी किसी नम चीज में मिलाया जाता है ना, खाने का सोडा और अम्ल आपस में क्रिया करते हैं और तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, बिना गर्म किए भी। और हाँ, गर्म करने पर तो और भी गैस बनती है। इससे केक या ब्रेड और भी अच्छी तरह फूलते हैं। तो ये मिश्रण ज्यादा भरोसेमंद तरीके से काम करता है। समझ गया। यानी बेकिंग पाउडर एक तरह से एडवांस्ड वर्जन है। और दूसरा उपयोग जिसकी तरफ आपने इशारा किया था, वो पेट की एसिडिटी वाला। हाँ बिल्कुल, क्योंकि खाने का सोडा क्षारीय है, ये पेट में बनने वाले अतिरिक्त एसिड को उदासीन मतलब न्यूट्रलाइज कर सकता है।
इसीलिए ये कई एंटासिड दवाइयों या घोलों का एक मुख्य घटक होता है। ये पेट की जलन को शांत करने में मदद करता है, तो रसोई के साथ साथ दवा कैबिनेट में भी इसकी अहम जगह है। और एक तीसरा उपयोग भी बताया गया, सोडा अम्ल अग्निशामक में, आग बुझाने में। ये कैसे काम आता है? सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में भी यही सिद्धांत काम करता है। उनमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक अम्ल, अक्सर सल्फ्यूरिक एसिड, अलग अलग रखे होते हैं। जब यंत्र को चलाया जाता है तो ये दोनों मिल जाते हैं और तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। यह गैस ऑक्सीजन की सप्लाई काटकर आग को बुझाने में मदद करती है। तो देखिए, रसोई, दवा और सुरक्षा, तीनों जगह ये साधारण सा दिखने वाला पाउडर कितना उपयोगी है। वाकई, एक ही रसायन के कितने अलग अलग रूप और उपयोग हैं। चलिए अब नमक से बनने वाले एक और जाने पहचाने नाम की तरफ बढ़ते हैं, धोने का सोडा। इसका सूत्र Na2CO3.10H2O दिया गया है। ये वही कपड़े धोने वाले सोडे की बात हो रही है। हाँ, वही। और ये भी दिलचस्प रूप से खाने के सोडे से ही जुड़ा है। यादें हमने बात की थी कि खाने के सोडे NaHCO3 को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनता है। हाँ, जिसे वो CO2 गैस निकलती थी बेकिंग के लिए। बिल्कुल। तो वही सोडियम कार्बोनेट जो गर्म करने पर पाउडर जैसा मिलता है, उसे अगर पानी में घोलकर दोबारा क्रिस्टल बनाए जाएं, इस प्रक्रिया को पुनः क्रिस्टलीकरण या रीक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो हमें धोने का सोडा मिलता है जिसका सूत्र है Na2CO3.10H2O। यह भी खाने के सोडे की तरह ही क्षारीय होता है, लेकिन उससे ज्यादा प्रबल होता है। अच्छा, तो पहले खाने के सोडे को गर्म करो, फिर जो मिला उसे पानी में घोलकर क्रिस्टल बनाओ, तब मिलता है धोने का सोडा। लेकिन ये सूत्र में 0.10H2O का क्या मतलब है? 10 पानी के अणु जुड़े हुए हैं। क्या ये पाउडर को गीला बनाता है? आपने शुरू में सूखे क्रिस्टल की बात की थी। ये वही पहेली है क्या? हाँ, ये वही दिलचस्प सवाल है और हम इस पर जरूर आएंगे कि क्रिस्टल के अंदर पानी का क्या काम है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि सिर्फ घरेलू स्तर पर ही नहीं, बल्कि औद्योगिक रूप से भी ये दोनों रसायन, सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खाने का सोडा, बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये कई उद्योगों के लिए जरूरी कच्चा माल है। सही है। तो धोने के सोडे के मुख्य उपयोग क्या-क्या बताए गए हैं? इसके कई महत्वपूर्ण औद्योगिक और घरेलू उपयोग हैं। पहला, इसका इस्तेमाल कांच, साबुन और कागज उद्योग में बड़े पैमाने पर होता है। दूसरा, ये बोरेक्स जैसे अन्य महत्वपूर्ण सोडियम यौगिकों को बनाने में काम आता है। तीसरा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये घरों में साफ सफाई के लिए एक कारगर अपमार्जक यानी क्लीनिंग एजेंट है। इसकी क्षारीय प्रकृति गंदगी और तेल हटाने में मदद करती है। और चौथा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता, जिसे परमानेंट हार्डनेस कहते हैं, उसे दूर करने के लिए किया जाता है। पानी की स्थायी कठोरता मतलब वो खारापन, उसे कैसे दूर करता है ये, और इसका क्या फायदा है? हाँ, स्थायी कठोरता का मतलब है पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवणों का होना, जिनकी वजह से साबुन ठीक से झाग नहीं देता और उबालने पर बर्तनों या पाइपों में सफेद पपड़ी जम जाती है। धोने का सोडा इन घुलनशील लवणों के साथ क्रिया करके उन्हें अघुलनशील कणों में बदल देता है, जिन्हें फिर आसानी से हटाया जा सकता है। इसका फायदा यह है कि पानी नरम हो जाता है, जिससे कपड़े बेहतर धुलते हैं, साबुन कम लगता है और पानी गर्म करने वाले उपकरणों की उम्र भी बढ़ती है, क्योंकि उनमें वो पपड़ी नहीं जमती। तो ये पानी को इस्तेमाल के लायक बनाने में बहुत मददगार है। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज है, खासकर उन इलाकों में जहाँ पानी खारा आता है। चलिए अब उस रहस्य पर आते हैं, 10H2O वाला। क्या लवण के क्रिस्टल जैसे धोने का सोडा या वो नीला थोता होता है कॉपर सल्फेट, जो हमें बिल्कुल सूखे दिखते हैं, उनमें सच में पानी होता है? स्रोत इसे कैसे समझाता है? स्रोत इसे समझाने के लिए कॉपर सल्फेट का एक बहुत ही अच्छा प्रयोग बताता है। कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल चमकदार नीले रंग के होते हैं और बिल्कुल सूखे महसूस होते हैं। प्रयोग में इन नीले क्रिस्टलों को एक सूखी परख नली यानी टेस्ट ट्यूब में लेकर गर्म करने को कहा गया है। तो गर्म करने पर क्या होता है? रंग बदलता है? हाँ, जैसे ही क्रिस्टल गर्म होते हैं, उनका नीला रंग गायब होने लगता है और वे सफेद पाउडर में बदल जाते हैं। और साथ ही परख नली की ठंडी ऊपरी दीवारों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लगती हैं। ये पानी कहीं बाहर से नहीं आता, ये उन्हीं सूखे दिखने वाले क्रिस्टलों के अंदर से निकलता है।
मतलब क्रिस्टल के अंदर पानी कैद था। हाँ, और फिर क्या होता आगे? फिर प्रयोग का अगला हिस्सा है। जब उस सफेद पाउडर को थोड़ा ठंडा करके उस पर वापस पानी की कुछ बूंदें डाली जाती हैं, तो जादू की तरह क्रिस्टल का नीला रंग लौट आता है। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिस्टल का नीला रंग उस पानी की वजह से ही था जो उसके अंदर मौजूद था। और जो क्रिस्टल हमें पूरी तरह सूखे लग रहे थे, उनमें असल में पानी के अणु एक खास तरीके से बंधे हुए थे। बिल्कुल सही समझे। इसी पानी को क्रिस्टलन का जल यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये पानी क्रिस्टल की संरचना का एक अभिन्न हिस्सा होता है। ये उसे सतह पर गीला नहीं बनाता है। ये लवण के एक सूत्र इकाई मतलब फॉर्मूला यूनिट में मौजूद जल के अणुओं की एक निश्चित संख्या होती है। जैसे नीले कॉपर सल्फेट का सही सूत्र CuSO4.5H2O है, यानी हर कॉपर सल्फेट इकाई के साथ 5 अणु उसकी क्रिस्टल संरचना में बंधे होते हैं। अच्छा, तो अब समझ आया धोने के सोडे के सूत्र Na2CO3.10H2O में 0.10H2O का मतलब। इसका मतलब है कि धोने के सोडे के हर सूत्र इकाई के साथ पानी के 10 अणु उसकी संरचना में जुड़े होते हैं, जो उसे क्रिस्टलीय रूप देते हैं, न कि उसे गीला करते हैं। स्रोत एक और उदाहरण देता है, जिप्सम। ये भी एक लवण है जिसका सूत्र CaSO4.2H2O है। इसमें क्रिस्टलिन जेल के 2 अणु होते हैं। जिप्सम, हाँ, ये नाम सुना हुआ लगता है। क्या ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से जुड़ा है? हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। जिप्सम ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का स्रोत है। जब जिप्सम CaSO4.2H2O को सावधानी से एक निश्चित तापमान लगभग 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो ये अपने क्रिस्टलिन जल का कुछ हिस्सा खो देता है। कितना हिस्सा खो देता है? पूरा? नहीं, पूरा नहीं। यह अपने पानी के अणुओं का 3/4 हिस्सा खो देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.5H2O बन जाता है। हेमीहाइड्रेट मतलब आधा हाइड्रेट। और इसी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अरे हाँ, ये वही सफेद पाउडर है जो डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये पाउडर से इतना सख्त कैसे हो जाता है एकदम से? इसमें क्या विज्ञान है? इसका राज भी पानी में ही छुपा है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि एक महीन सफेद पाउडर होता है, उसमें सही मात्रा में पानी मिलाया जाता है, तो ये पानी को सोखकर वापस जिप्सम CaSO4.2H2O में बदल जाता है। और जिप्सम, जैसा कि हमने देखा, एक क्रिस्टलीय ठोस है। तो ये मिश्रण कुछ ही देर में सेट होके एक कठोर ठोस पदार्थ बन जाता है। अभिक्रिया कुछ इस तरह होती है। CaSO4.5H2O प्लस 1.5 गुना पानी 1.5 H2O इज इक्वल टू CaSO4.2H2O जिप्सम। यही कठोरता टूटी हुई हड्डी को अपनी जगह पर स्थिर रखती है और उसे जुड़ने में मदद करती है। गजाब! मतलब पानी मिलाने पर ये वापस जिप्सम बनकर पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। लेकिन सूत्र में ये आधा हाफ पानी का अणु, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आधा अणु कैसे हो सकता है? हाँ, ये एक आम सवाल है। स्रोत इसे स्पष्ट करता है। असल में ये लिखने का एक तरीका है। इसका मतलब ये नहीं है कि पानी का अणु आधा हो गया है। इसका मतलब है कि कैल्शियम सल्फेट CaSO4 की 2 इकाइयां मिलकर पानी के एक अणु को साझा करती हैं। तो अगर हम प्रति CaSO4 इकाई देखें तो औसतन आधा अणु हिस्से में आता है। इसीलिए इसे CaSO4.5H2O लिखा जाता है। अच्छा, ये बात है। हाँ, ये समझना जरूरी था। तो हड्डियों को जोड़ने के अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस के और क्या उपयोग हैं? स्रोत में कुछ बताया गया इस बारे में? हाँ, बताया गया है। इसकी सेटिंग प्रॉपर्टी यानी पानी मिलाने पर सख्त हो जाने के गुण के कारण इसके कई उपयोग हैं। जैसे कि खिलौने और मूर्तियां बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, सजावटी सामान बनाने में जैसे फॉल्स सीलिंग या दीवारों पर डिजाइन बनाने में, और हाँ, सतहों को चिकना बनाने के लिए भी, जैसे दीवारों पर पुट्टी करके उन्हें पेंटिंग के लिए तैयार करना। हाँ, दीवारों को चिकना करने तो उसका बहुत इस्तेमाल होता है, सही कहा। तो देखा जाए तो नमक से शुरू होकर हम कहाँ तक पहुँच गए? खाने के सोडे से लेके कपड़े धोने के सोडे और गैर हड्डियों को जोड़ने वाले प्लास्टर तक। यस, ये सब नमक से ही जुड़े हैं। बिल्कुल। और इन सब के पीछे साधारण रासायनिक सिद्धांत काम कर रहे हैं। किसी की क्षारीयता, किसी का गर्म करने पर गैस छोड़ना, किसी का पानी के साथ जुड़कर क्रिस्टल बनाना या फिर सख्त हो जाना। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे साधारण नमक कई उपयोगी रसायनों का आधार है,
खाने का सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हमने समझा कि इनके गुण जैसे क्षारीय होना या गर्म करने पर गैस निकलना, इनके अलग-अलग उपयोगों को संभव बनाते हैं। और हमने क्रिस्टलिन जल की दिलचस्प दुनिया को भी जाना कि कैसे सूखे दिखने वाले क्रिस्टलों में भी पानी उनकी संरचना का हिस्सा हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है हमारे लिए? इसका मतलब ये है कि रसायन विज्ञान हमारे चारों ओर है, हमारी रोजमर्रा की चीजों में। इन सामान्य पदार्थों के गुणों को समझना हमें ये जानने में मदद करता है कि वे क्यों और कैसे काम करते हैं। यह दिखाता है कि कैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके एक सरल पदार्थ जैसे नमक से विभिन्न जरूरतों को पूरा करने वाले अनेक उत्पाद बनाए जा सकते हैं। घर की रसोई से लेकर बड़े उद्योगों और अस्पतालों तक ये विज्ञान की व्यावहारिकता को दर्शाता है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जो स्रोत ने भी पाठकों के लिए रखा है। हमने जाना कि CaSO4.12H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, पर इसे पेरिस का प्लास्टर ही क्यों कहा जाता है? क्या इसका पेरिस शहर से कोई लेना देना है? इस नाम के पीछे क्या कोई ऐतिहासिक या भौगोलिक कहानी छिपी है? जरा सोचिएगा या पता लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगली चर्चा तक विचार करते रहिए।